तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। क्या स्ट्रक्चर है डीएनए का? डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ये हम लोग पहले, इसके पहले जो पहला आपका वीडियो है पार्ट 1 डीएनए, अगर आप उसको सही ढंग से देख लीजिएगा तो ये दूसरा जो आपका पार्ट है सही ढंग से समझ में आएगा और बहुत ही इजी वे में इसको समझाया जा रहा है। अभी डीएनए के स्ट्रक्चर को आप इजीली समझ लीजिएगा कि डीएनए कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके पहले वाला पार्ट 1 वीडियो निश्चित रूप से आप देख लीजिए। बहुत इजी मेथड में आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथम वीडियो में बात कर चुके थे कि वाटसन एंड क्रिक, सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को बताया कि डीएनए कैसा होता है। सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक ने बताया। कब बताया? 1953 में। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए कैसा होता है भाई। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये रहा सिंगल हेलिक्स और इसके ऊपर ही ये रहा दूसरा हेलिक्स। उन्होंने कहा इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए। सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया। हम लोग देखेंगे वाटसन एंड क्रिक से भी मिलेंगे, अभी तुरंत देखेंगे कि किस तरह दिखते थे वो। तो सबसे पहले 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन रहता है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, तो उसमें भी आपको वाटसन एंड क्रिक के बारे में, क्रिक द्वारा दिए गए डीएनए को ही बताना है। इसके लिए, इस वर्क के लिए बहुत बड़ा खोज था। डीएनए के स्ट्रक्चर को दुनिया के सामने रखना एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन लोगों नोबेल पुरस्कार दिया गया कब? 1962 में। 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और टू स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड्स होते हैं। दो, इसको आप स्ट्रैंड 1 और स्ट्रैंड 2, टू स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि दो स्ट्रैंड का बना हुआ होता है और काफी न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स की बात अगर करें तो डीएनए का जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया गया है, या इंडिविजुअली भी न्यूक्लियोटाइड के बारे में वीडियो पोस्ट किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है डीएनए का। एकदम आसान भाषा में, एकदम आसानी से आप इसको समझ जाइएगा। सबसे पहले अगर डीएनए देखे तो ये एक आप अगर कोई रिबन लेते हैं, रिबन अगर लेते हैं और रिबन को इस तरह मोड़िएगा, रिबन को इस तरह देखिए मेरी तरफ, रिबन को अगर इस तरह अगर टर्न करते मोड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जस्ट वही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे कैसा दिखता है डीएनए के स्ट्रक्चर। जल्दी से हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर पर जाते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं किनसे हम लोग मिल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मिलते हैं किनसे? तो ये दो साहब आपको दिख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर। ये दो साहब आपको पता ही चल गया होगा कौन है, वाटसन एंड क्रिक। अब कौन साहब वाटसन है? ये जो आपको नीचे जो दिख रहे हैं ये साहब, ये है वाटसन, ये वाटसन है। और ये जो साहब दिख रहे हैं ये है क्रिक। इन्हीं दो महान वैज्ञानिकों ने डीएनए, अब देख रहे हैं इसमें किस तरह से इन्होंने डीएनए को मैनुअली स्ट्रक्चराइज किया है, स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ बना के और ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हीं दो वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने बताया कि हाँ कैसा होता है डीएनए, कैसा दिखता है। और आगे हम लोग बात करते हैं। जस्ट
अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीएनए दिखाई किस तरह का देता है। हम आपको बता दिए कि रिबन को अगर मोड़ते हैं, अगर फोल्ड करते हैं, टर्न करते हैं तो कैसा दिखता है। आप देखिए जस्ट लाइक इसी तरह का डीएनए आपको दिखाई देगा। अब ये जो डीएनए है आप दिख तो रहा है, चलो ठीक है डीएनए कैसे क्या समझेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बताएंगे परीक्षा में, एग्जामिनेशन में कैसे बताएंगे कि डीएनए कैसा है क्या है। तो इस पर अभी हम लोग चर्चा करते हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, अब हम लोग इसी पर बात करेंगे। अब इसमें आपको ग्रूव दिखेगा, दो ग्रूव दिख रहे हैं इस डीएनए के स्ट्रक्चर में। अब इस दो ग्रुप्स की बात करते, दो खाई, एक गहरी खाई दिख रही है, ये एक ग्रूव है गहरी खाई। अगर जो गहरी खाई है, जो खाई ज्यादा गहरी दिख रही है अंदर तक, और ये एक खाई और है जो काफी कम दिख रही है, कम गहरी दिख रही है। दो ग्रुप दिख रहा है, जो बड़ा ग्रुप जो दिख रहा है, बड़ी जो खाई दिख रही है, बड़ी जो ग्रुप दिख रही है, उसको कहते हैं मेजर ग्रुप। मेजर ग्रुप, ठीक है, मेजर ग्रुप। और जो छोटी खाई दिख रही है, छोटा खाई दिख रहा है, उसको कहा जाता है माइनर ग्रुप। ठीक, तो दो ग्रुप प्रेजेंट रहता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। पहला मेजर ग्रुप और दूसरा माइनर ग्रुप। स्ट्रक्चर में क्या बताना है एग्जामिनेशन में, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब बताना क्या है, वन टर्न, एक टर्न की बात करते हैं अगर, तो अगर एक टर्न यहां से शुरू होता है तो यहाँ पर, यहां से अगर शुरू होता है तो यहाँ खत्म होगा। अगर एक टर्न, इस एक टर्न की बात करें, एक टर्न, एक बार जो टर्न लेता है, सिंगल जो टर्न होता है, वो टर्न की कुल लंबाई, कुल लेंथ जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। 34 एंगस्ट्रॉम इसका लेंथ होता है। अब अगर एक टर्न की लंबाई, एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, तो ये इस टर्न में कुछ और, इस टर्न में कुछ और दिख रहा है। इसको देखिए, जी और सी दिख रहा है। ये जी और सी क्या है, गुआनिन एंड साइटोसिन। ए और टी भी दिख रहा है, ये क्या है, एडेनिन और थाइमिन। तो ये सब है क्या, ये है नाइट्रोजिनस बेसेस, नाइट्रोजिनस बेसेस। और हम लोग जानते हैं कि डीएनए किस चीज का बना हुआ होता है। डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट्स होता है, एंड प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो इस तीनों को हम लोग एक साथ क्या कहे थे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन तीनों को हम लोग एक साथ बोले थे क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो हम लोग अगर बात करें कि इस पूरे टर्न में, इस पूरे टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम का एक टर्न हुआ, तो इस पूरे टर्न में टोटल अगर बात करें तो 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। आपको याद रखना है, क्वेश्चन एमसीक्यू मिल रहा है आपको। एक टर्न में, डीएनए के एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 10। वीवीआई क्वेश्चन है, वन टर्न, एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 10। बिल्कुल याद रहेगा। अब एक चीज और यहाँ याद कर लीजिए, जब एक टर्न में, जब एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का है, और इसमें कुल कितने न्यूक्लियोटाइड है, 10 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है, तो एक के बीच की दूरी, एक मान लेते हैं, ये बीच की दूरी यहाँ जो दिख रहा होगा आप लोगों को, जो मैं मार्क कर रहा हूं, एक के बीच की दूरी अगर 33.4 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर एक के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम अगर लेंथ है, दो के बीच, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच दूरी, तो अगर एक टन में कितने हैं, 10, एक टन में कितने न्यूक्लियोटाइड है, 10, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रॉम। हमने क्या बताया कि एक, एक जो आपका, जस्ट मिनट मिटा, एक जो आपका टर्न है, जस्ट
हमने आपको बताया कि जो टर्न है इसका, एक एक जो टर्न एक जो टर्न है उसमें टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, और एक न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? क्लियर है? 34 एंगस्ट्रॉम। इसलिए एक जो टर्न होता है उसके बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपको पता है कि एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10, तो आपको पता चल जाएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग तो देख लीजिए, चलो ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, ये सब जो न्यूक्लियोटाइड है इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक टर्न में 34 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है, और 10 न्यूक्लियोटाइड होती है एक टर्न में। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायमीटर का। इसका जो डायमीटर जो होता है, डायमीटर, जो डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। डीएनए का डायमीटर हमेशा सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है। अगर डायमीटर सेम रहेगा तो वाजिब है जो चौड़ाई होगी, जो चौड़ाई होगी डीएनए की, वो भी नहीं बदलेगी, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ये जो वाइड, कितना वाइड होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉम। हम कह रहे हैं कि क्यों ये जो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, हर जगह 20 ही एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होगी। क्यों 20 एंगस्ट्रॉम होगी? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है कभी चेंज नहीं होता है, डायमीटर हमेशा सेम रहता है। तो डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों डायमीटर चेंज नहीं होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्यों डायमीटर चेंज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर जाने, चौड़ाई कितनी है? 20। एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10। एक टर्न की लंबाई कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड देखिए, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। डीएनए को जैसे ही उसका टर्निंग को हम लोग हटाते हैं तो कुछ इस तरह, टर्न को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से डीएनए दिखाई देगा। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? ये नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है, ये भी नाइट्रोजिनस बेसेज है, या कहीं की बेस पेयर है, दो है तो पेयर हो गए, दो सभी नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स हैं। इसी दोनों के बीच की दूरी की हम लोग बात किए थे कि ये क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक टर्न में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो तो इसलिए इसकी जो लंबाई होगी, इस एक टर्न की जो लंबाई होगी, टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। ये तो हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आपको इसमें दिख रहा है क्या? अगर इसकी बात करें, अगर फर्स्ट बेस पेयर को लेते हैं तो गुआनिन है, किसके साथ पेयर किया है? साइटोसिन। फिर उसके बाद अगर बात करें तो थाइमीन है, किसके साथ पेयर बनाना है? एडेनिन के साथ। ठीक है, थाइमीन किसके साथ पेयर बना रहा है? एडेनिन के साथ। हमेशा, ऑलवेज, गुआनिन के साथ साइटोसिन ही पेयर बनाता है, और थाइमिन के साथ एडेनिन, यानी जी के साथ सी ऐड होगा और टी के साथ ए ऐड होगा। और एक और खास बात जो है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो बॉन्ड होगा वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा, और थाइमिन और एडेनिन के बीच जो बॉन्ड होगा हमेशा डबल बॉन्ड होगा। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम थाइमिन को एडेनिन से जोड़ेंगे तो बीच में डबल बॉन्ड होगा, जब भी गुआनिन को साइटोसिन के साथ जोड़ेंगे बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और स्ट्रक्चर कुछ आपके सामने है। एक पहले वीडियो में हम लोग एक बात करे थे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग बात करे थे इस डीएनए के नाम की। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग जानते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड।
एसिड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात की थी क्यों इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग बात की थी कि चूंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए न्यूक्लिक, और एक तरह का एसिडिक नेचर का ये होता है इसलिए एसिड। न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए न्यूक्लिक एसिड होता है, अम्ल होता है। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो आपको जो दिख रहा है डीऑक्सीराइबोज, ये एक तरह का शुगर है, ठीक है। अब इसमें देखिए राइबोज शुगर की भी हम लोग बात करेंगे। राइबोज के आगे क्या जुड़ा हुआ है, डीऑक्सी, डी जो है डिफिशियंसी को शो करता है, मतलब कमी। और ऑक्सी मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन। डी डिफिशियंसी को शो किया और ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे समझना है हम लोग को, डी मतलब डिफिशियंसी, ओ ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। किसमें भाई, रेबोज में। यानी रेबोज शुगर जो होता है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उसमें अगर एक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो बन जाएगा डीऑक्सी रेबोज शुगर। अब देखिए हम स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहे हैं, आपको जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। राइबोज शुगर का केमिकल स्ट्रक्चर है, पेंटोज शुगर है, कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन एटम है, आपको दिख रहा है। और यहाँ जो सेकंड होता है, हमेशा हम लोग को सेकंड की ही बात करना है। जो सेकंड कार्बन एटम है उसके साथ यहाँ पर क्या दिख रहा है, OH, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जस्ट डीऑक्सीराइबोज शुगर में देखिए सब उसी तरह है, कार्बन 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 में देखिए एक O गायब हो गया, सिर्फ H दिख रहा है, एक O नहीं है, एक ऑक्सीजन नहीं है। यानी ये क्या हो गया, डीऑक्सीरिबोज। सिर्फ रिबोज शुगर का स्ट्रक्चर आपको याद है तो डीऑक्सीरिबोज का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको O हटा देना है। सेकेंड वाला जो कार्बन एटम रहता है वहां से आपको एक ऑक्सीजन हटा देना है, वो बन जाएगा डीऑक्सीरिबोज शुगर। तो हम लोग जाने कि क्यों नाम डीऑक्सीरिबोज शुगर बना है, क्या इसका रीजन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और रिंग वगैरह की। ये देखिए आपको कुछ और स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसमें आप देखिए, हम लोग जानते हैं जैसे प्यूरिन, प्यूरिन में कौन कौन होता है, एडिनिन और गुआनिन को हम लोग प्यूरिन कहते हैं। और पायरिमिडीन में क्या क्या होता है, पायरिमिडीन में हम लोग जानते हैं साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ए के साथ कौन पेयर बनाता है, थाइमिन, और जी के साथ कौन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, साइटोसिन, ठीक है। ये हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कि आप स्ट्रक्चर देखिए, केमिकल स्ट्रक्चर, एडिनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, रिंग 1 रिंग 2। गुआनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, रिंग 1 एंड रिंग 2, ठीक है। आपको दिख रहा है कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 1 एंड आपको 1 एंड 2 दिख रहा है दोनों में। यानी एडिनिन और गुआनिन क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब आप देखिए प्यूरिन में जो एडिनिन और गुआनिन है, तो प्यूरिन को देख, एडिनिन और गुआनिन तो आपने प्यूरिन का देख लिया कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब पायरिमिडीन को देखिए, साइटोसिन और थाइमिन को देखिए, साइटोसिन कहाँ है खोजिए आप, साइटोसिन ये रहा, और थाइमिन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये दोनों देखिए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। यानी पायरिमिडीन क्या है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, और प्यूरिन क्या है, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपको हम दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखिए जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर है, ऊपर चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बात करें प्यूरिन की, अगर बात करें प्यूरिन तो क्या है, एडिनिन और गुआनिन।
पायरिमिडीन की अगर बात करें तो क्या है, पायरिमिडीन की अगर बात करें तो ये क्या है, साइटोसिन एंथाइमिन। तो अब आपको ये देखना है कि ए क्या है, सिंगल रिंग, एडेनिन और गुआनिन क्या है, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर, यानी ए जो होगा वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होगा, ए को डबल रिंग बना दी। इसके साथ कौन जुड़ा है, थाइमिन। तो ये क्या है, थाइमिन क्या है, थाइमिन क्या है, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। तो थाइमिन क्या हो जाएगा, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। फिर सी क्या है, सी क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और जी क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आप एक चीज देखते जाइएगा। फिर यहाँ पर देखिए सी क्या है, सी क्या है आपका, सी क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और जी क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर। आप हमेशा देखिए, अगर अगर रिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कितने रिंग हुए, 1 2 3, यानी 3 रिंग। यहाँ भी हुआ 1 2 3, यानी 3 रिंग। यहाँ भी हो गया 1 2 3, यानी 3 रिंग। यानी कहीं हमेशा हम लोग देख रहे हैं 3 रिंग दिखाई दे रहा है, और यही रीजन है कि डायमीटर चेंज नहीं होता है। हमेशा एक तरफ डबल रिंग रहेगा, एक तरफ सिंगल रिंग, हमेशा डबल रिंग सिंगल रिंग, जिसके कारण डायमीटर चेंज नहीं होता है कभी भी डीएनए के स्ट्रक्चर का। और इसके कारण जो ये आपकी चौड़ाई जो है हमेशा 20 एंगस्ट्रॉम बनी रहती है। ठीक है, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये था टोटल डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। विश्वास है कि आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको बहुत इजी ढंग से, इजीएस्ट मेथड से आपको बता दिया गया है। कुछ खास इसमें नहीं है, आप एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा देख सकते हैं वीडियो, एकदम इजी ढंग से, बस इतनी सी ही बात है। और इसको आपको लैंग्वेज में आपको लिखना है, और लैंग्वेज में लिखना है। अगर न्यूक्लियोटाइड दिखाना है तो न्यूक्लियोटाइड इस तरह से दिखा सकते हैं। आपका ये एक जो दिख रहा है ये शुगर है, ठीक है, शुगर के साथ कौन जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है, और इसके साथ ये एक क्या जुड़ा हुआ है, एडिनिन। ठीक है, यानी यानी ये तीनों मिलके क्या बनाया, न्यूक्लियोटाइड। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस। आपको दिख रहा है, शुगर दिख रहा है, ठीक है, फॉस्फेट दिख रहा है, और नाइट्रोजिनस बेस। ठीक उसी तरह यहाँ भी दिख रहा होगा, शुगर दिख रहा है, फॉस्फेट दिख रहा है, और नाइट्रोजिनस बेस दिख रहा है। यानी ये भी क्या है, अगर ये बात करें तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। ये यानी आपको दिख रहा है कि सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ही बना हुआ है कौन, डीएनए। इसलिए हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। आपको स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इस स्ट्रक्चर से आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं हम यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, चेंज कर लो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, और एक नाइट्रोजिनस बेस है। इस तीनों को हम लोग एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए बस इतना ही सा था, आपको इतना ही सा। ये अगर आपने एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दिखा दिया, और एक और ये स्ट्रक्चर दिखा दिया, और लिख दिया कि मेजर ग्रुप कौन है, माइनर ग्रुप क्या है, 34 एंगस्ट्रॉम वगैरह, ये सब चौड़ाई वगैरह बता दिया, टोटल कंप्लीट नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए इतना ही डीएनए के बारे में, जो बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में स्टडी करना है आपको इंटरमीडिएट में। आगे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको डिटेल में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया जा रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना है।